नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का आज के करंट अफेयर्स के सेशन में स्वागत है। आज का करंट अफेयर्स सेशन जो है 10 प्रश्नों का रहेगा, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है कि हाल ही में कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी में मदद करने के लिए किस राज्य ने प्रेरणा योजना की शुरुआत की है। तो किस राज्य सरकार ने जो कक्षा 10 की और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं होती हैं, आप सबको पता है कि हमारे राज्यों में माध्यमिक शिक्षा परिषदों के द्वारा बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है दोनों क्लासों में। उसमें 10th और 12th की जो है बोर्ड परीक्षाएं होती हैं। इसमें 10th की जो बोर्ड परीक्षा है उसकी तैयारी के लिए बच्चों के लिए एक प्रेरणा योजना की शुरुआत की गई है। और इसमें आपके पास ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन है आपका जो है असम, बी ऑप्शन है आपका तेलंगाना, सी ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है ए। और इसकी प्रेरणा योजना की जो शुरुआत की है वो किसने की है? असम ने की है। अब असम की बात है तो कुछ चीज़ें आपको असम से संबंधित आपको हमेशा याद रखनी है, जैसे कि भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य असम है। भारत में सबसे पहले चाय का प्लांटेशन असम में हुआ था, जो कि अंग्रेज़ों द्वारा किया गया था। और अंग्रेज जो भारत में चाय लाए थे वो चाइना से लाए थे। जब वहाँ अफीम युद्ध हुआ तो उसके बाद चाइना और ब्रिटिश का जो व्यापार था, आपसी समझौते थे, वो रद्द हो गए थे और इसके फलस्वरूप भारत में चाय की खेती की शुरुआत हुई थी। भारत में पहली चाय की फैक्ट्री असम में ही लगाई गई थी 1837 में। इसको ध्यान रखिएगा, एसएससी में कई बार इस प्रश्न को पूछा जा चुका है कि भारत में पहली बार चाय की फैक्ट्री वो किस राज्य में और कब लगाया गया। तो 1837 में 1837 में असम में पहली बार चाय की फैक्ट्री लगाई गई थी। इसके साथ साथ आप एक चीज़ और याद रखिए कि 1901 में भारत में पहला तेल शोधक आपका जो केंद्र है डिगबोई, उसकी शुरुआत भी कहाँ हुई थी? असम में हुई थी। आज के समय में भारत में एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। और अगर बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क की, तो काजीरंगा नेशनल पार्क देश का पहला ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फ़ोन से लैस किया गया है। और साथ ही साथ इसकी जो पहली महिला फील्ड निदेशक जो हैं वो पहली महिला बनी है, उनका नाम है सोनाली घोष। तो इतनी जानकारी आपको असम के बारे में याद रखनी है, ठीक है। तो अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी बनाया जाएगा? मतलब किसको पहला इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी बनाया जा रहा है, भारत के किस शहर को? आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है चेन्नई, दूसरा ऑप्शन है आपके पास अमरावती, तीसरा ऑप्शन है बेंगलुरु और पहली आपका इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर है कि भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी जो है वो किसको बनाया जा रहा है, तो इसका आंसर है अमरावती। आप सबको पता है आंध्र प्रदेश की जो नई कैपिटल है वो अमरावती है। चूँकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी हैदराबाद हुआ करती थी, लेकिन अब तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के रूप में विकसित की जा रही है। तो इसलिए इसका आंसर है कि भारत में इसको पहला इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें अमरावती के बारे में ध्यान रखनी है, जैसे कि पहली चीज़ है कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया जा रहा है, तो वो भी आपका अमरावती है। भारत में स्पेस सिटी कहाँ विकसित की जा रही है, वो भी अमरावती है। भारत का पहला एआई कैंपस कहाँ स्थापित किया जा रहा है, वो भी अमरावती है। और भारत में सबसे बड़ी सेंट्रल डिजिटल लाइब्रेरी का जो उद्घाटन है या निर्माण है वो कहाँ हो रहा है, वो भी अमरावती में हो रहा है। इसके साथ साथ एक प्रश्न और है कि देश का 25वां जो उच्च न्यायालय है वो भी अमरावती में 1 जनवरी 2019 को शुरू हुआ था। और इसके साथ साथ उस उच्च न्यायालय में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने वाली जो हैं लिजा गिल जो हैं, उसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, वो भी अमरावती हाई कोर्ट की बनी है, ठीक है। और इस समय आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री वो हैं चंद्रबाबू नायडू। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश ने श्रीलंका को $10 लाख की बाढ़ सहायता प्रदान की है? इसको स्ट्रेटेजिक वैल्यू से हम आपको समझते हैं। देखिए क्या है कि भारत का जो कोस्टल एरिया है उसमें भारत का जो नेबर है, जैसे हम अगर आपको ड्रॉ के हिसाब से मैप में दिखा देते हैं, तो उसमें क्या है कि भारत का जो नेबरहुड है उसमें ऊपर की तरफ आपका जो है चाइना है। और ऊपर की तरफ चाइना में जो आप देखते हैं ना हमेशा कि चाइना के साथ एक दिक्कत है कि वो अपने आसपास के देशों
पे आधिपत्य जमाने का प्रयास हमेशा करता है। उसमें हमारा जो श्रीलंका है वो उसके कई बार उसके साथ जो है ऋण समझौते कर चुका है, जिसकी वजह से दबाव में कई बार श्रीलंका आ भी जाता है। जैसे पिछले साल एक केस हुआ था कि श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट है उसको चाइना लीज पे लेना चाहता था, लेकिन भारत ने ऋण उतारने में सहायता की और हम्बनटोटा बंदरगाह बच गया था। उसी प्रकार अब फिर से वही हुआ है, श्रीलंका को फिर से ज़रूरत पड़ी। और अगर जब भी आप याद रखिएगा कि अगर भारत ऑप्शन में नहीं है और श्रीलंका से संबंधित कोई भी सहायता का प्रश्न है, कोई भी आर्थिक सहायता का प्रश्न है और भारत ऑप्शन में नहीं है, तो आप ये जान लीजिए कि आपको और कोई देश लगाना ही नहीं है, चाइना ही निकलेगा जिसने आप श्रीलंका को आर्थिक सहायता मुहैया कराई होगी। ये आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा श्रीलंका को हाल ही में $10 लाख की बाढ़ सहायता किसने प्रदान की है, तो उसका आंसर है आपका चाइना, ठीक है। ये बहुत स्ट्रेटजिकल टॉपिक है, इसको कभी बाद में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि चाइना आखिर श्रीलंका की सहायता के लिए इतना तत्पर रहता क्यों है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने वैश्विक स्तर पर भारत को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। कहने का बड़ा सीधा तात्पर्य है कि भारत, जैसे आप दुनिया में देखें तो इटली हो गया, डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, यहाँ तक कि इंडोनेशिया हो गया, ये तमाम ऐसे देशों के हमने नाम लिए हैं जिनका टूरिज़्म जो है बहुत हद तक दुनिया में राज करता है, दुनिया में लीड करता है। जैसे कि आजकल दुबई कर रहा है, हर कोई इंसान दुबई जा रहा है। तो भारत में जो टूरिज़्म है उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ऐसा नहीं है, अच्छे लेवल पे है, लेकिन उतना नहीं है जितनी इसकी क्षमताएं हैं हमारे देश की। इसलिए पर्यटन मंत्रालय ने इसको ग्लोबल लेवल पे थोड़ा रीच बढ़ाने के लिए जो समझौता किया है वो किया है नेटफ्लिक्स के साथ। आपको पता है कि नेटफ्लिक्स एक OTT प्लेटफॉर्म है, जैसे कि अमेजॉन प्राइम है, सोनी लिव है और जियो हॉटस्टार है, उसी तरीके से नेटफ्लिक्स भी क्या है, एक आपका जो है OTT प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा C, नेटफ्लिक्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज का, हाल ही में भारत और मालदीव, ये होना चाहिए, ये थोड़ा सा मिस टाइप है। भारत और मालदीव के संयुक्त सैन्याभ्यास इक्वेरिन 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है। अब इक्वेरिन 2025 जो भारत और मालदीव के बीच हुआ है 2025 का, ये कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो इसका आंसर है आपका बॉम्बे, ये तिरुवनंतपुरम में हुआ है, ठीक है। तो आप बहुत सारे सैन्याभ्यास हैं जो आपको जनरली याद रखने होंगे। जैसे भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण के नाम से एक सैन्याभ्यास होता है, भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति के नाम से सैन्याभ्यास होता है, भारत और फ्रांस की एयरफोर्स के बीच में वरुण नाम का सैन्याभ्यास होता है, भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन के नाम से सैन्याभ्यास होता है, भारत और ब्रिटेन की सेना के बीच में अजय वॉरियर नाम से सैन्याभ्यास होता है, भारत और अमेरिका की सेना में वज्र प्रहार और युद्धाभ्यास जैसे सैन्याभ्यास होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सैन्याभ्यास हैं जो महत्वपूर्ण भी हैं और हम कई देशों के साथ ही करते हैं, ठीक है। जैसे भारत का सबसे पॉपुलर और मल्टीनेशनल जो नेवल एक्सरसाइज है उसका नाम है मिलन, जो हर साल हमारा विशाखापत्तनम जो है उसको होस्ट करता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे, तिरुवनंतपुरम, केरला। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 2025 डॉक्टर पालोस मार्गरेस पुरस्कार जीता है। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है, इसमें जो ऑप्शंस हैं वो बड़े चर्चित नामों के ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए में है डेविड स्लेज, ऑप्शन बी है टीसी थॉमस, ऑप्शन सी है किरण देसाई और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। अगर आप इन नामों के बारे में नहीं जानते हैं तो थोड़ा हम बता देते हैं आपको। डेविड स्लेज 2025 के, ठीक है, इनको अभी पोलैंड के हैं और इनको आपका जो है मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी किताब थी फ्लैश और उसके लिए इनको मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया डेविड स्लेज को। और इंटरनेशनल मैन बुकर आप सबको पता है बानू मुश्ताक को दिया गया था जो कि भारत की हैं। टीसी थॉमस को मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और किरण देसाई आप जानते हैं कि बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला लेखक थी किरण देसाई, जिनको 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इन्हें जो है मैन बुकर पुरस्कार, जो कि इंग्लिश लिटरेचर का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है, वो प्रदान किया गया था। अब ये बात तो हो गई इनका परिचय की। अब बात है 2025 के डॉक्टर पालोस मार्गरेस पुरस्कार किसने जीता है। तो इसका आंसर आएगा मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया यानी कि
टेसी थॉमस को ये अवार्ड दिया गया है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे टेसी थॉमस। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के 5 उत्पादों को GI टैग दिया गया है? अब एक साथ 5 उत्पादों को GI टैग मिला है। आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन A केरल, ऑप्शन B उड़ीसा, ऑप्शन C कर्नाटका और ऑप्शन D तमिलनाडु। इसका आंसर है आपका ऑप्शन D, तमिलनाडु के 5 उत्पादों को हाल ही में GI टैग दिया गया है। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ याद रखनी है कि GI टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल आपका इंडिकेशन, यानी कि भौगोलिक संकेतक। भारत में पहली बार जो GI टैग था वो सन 2004 में दार्जिलिंग की चाय को मिला था। दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले 2004 में जो है GI टैग दिया गया था। इस समय अगर हम GI टैग की बात करें तो GI टैग के मामले में फर्स्ट पोजीशन जो है वो तमिलनाडु की है और जो सेकंड पोजीशन है, ठीक है, दूसरे नंबर पे है वो है यूपी। तो ये आप 2 स्टेट याद रख सकते हैं। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है तो वो तमिलनाडु है और सेकंड पोजीशन पे कौन है आपका यूपी है। GI टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि भौगोलिक संकेतक। ये उस लोकल जगह को पहचान देते हैं जहाँ से कोई भी उत्पाद आता है। अब प्रश्न उठता है कि GI टैग मिलता किसको है? तो GI टैग ऐसी वस्तुओं को दिया जाता है जो अपने क्षेत्र में उत्पादन और गुणवत्ता में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ों को GI टैग मिलता है, जैसे बनारस की तिरंगा बर्फ़ी, बनारस की रेशम की साड़ी, बनारस का पान, महोबा का पान, ठीक है, अमरोहा की ढोलक, पीलीभीत की बांसुरी। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं जिनको GI टैग भारत में पहले से मिल चुका है। जैसे मिथिला मखाना का नाम आपने सुना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, इसमें 5 में कॉटन भी है, एक कुम्भकोणम पान का पत्ता भी है, ऐसे मिला के 5 चीज़ें हैं। तो अभी हाल ही में तमिलनाडु के इन 5 उत्पादों को GI टैग दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली, तमिलनाडु। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में एप्पल ने किस भारतीय को अपना AI वाइस प्रेसिडेंट बनाया है? AI तो आपको बताना नहीं पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स की सबसे बड़ी विशेषता AI है। और AI वाइस प्रेसिडेंट एप्पल ने किसको बनाया है? तो इसका आंसर आएगा आपका जो है C अमर सुब्रमण्यम, जो है एक भारतीय है। और आप देखते होंगे गूगल जो है उसका CEO कौन है, वो भी भारतीय है। ठीक है, उसके बाद YouTube का CEO कौन है, वो भी भारतीय है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का CEO कौन है, वो भी भारतीय है। तो तमाम दुनिया की जितनी IT वाली कंपनियां हैं वो सब भारतीय द्वारा संचालित की जा रही हैं। तो अगर हम ये कहें कि दुनिया में IT सेक्टर को अगर भारत लीड कर रहा है तो ये कोई आपका अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C अमर सुब्रमण्यम। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जीवन मिशन योजना के तहत शिकायतों में, इसको थोड़ा सा मिस टाइप है, इसको हम करेक्ट कर देते हैं, ये है जल जीवन योजना। ठीक है, आपको सबको पता होगा जो तैयारी कर रहे हैं, जल जीवन जो मिशन है ये वाटर सप्लाई से जुड़ा हुआ है और इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 में हुई थी। 1900 तो बहुत पीछे हो जाएंगे, पर 15 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। और ये कहा गया था कि 2022 तक भारत में हर घर तक जो है पानी पहुंच जाएगा, यानी हर घर तक जल पहुंच जाएगा, इसलिए इसका नाम था जल जीवन मिशन। लेकिन चूँकि पेंडेमिक कोविड आ गया तो इसका टारगेट शिफ्ट कर दिया गया था और 2022 से 2024 हो गया था। उसके बाद इसका टारगेट शिफ्ट करके 2026 हो गया है। ठीक है, तो ये टारगेट शिफ्ट हो रहा है, लेकिन इसका टारगेट है, अंतिम लक्ष्य इसका यही है कि हर घर तक जो नल है वो पहुँचे, जल जो है वो हर घर तक सप्लाई की जाए। इसमें प्रश्न ये कह रहा है कि जल जीवन मिशन योजना के तहत सर्वाधिक शिकायतें जो है गुणवत्ता को लेकर किस राज्य में की गई हैं? तो इसका आंसर है आपका दिल्ली। ये सर्वाधिक शिकायतें जो हैं उत्तर प्रदेश में दर्ज हुई हैं। इसके साथ साथ आप 2 प्रश्न और याद रख सकते हैं कि जल जीवन मिशन योजना में सबसे पहले 100% लक्ष्य प्राप्त करने वाला भारत का पहला ज़िला कौन सा है? तो भारत का जो पहला ज़िला है वो MP का है और उसका नाम है बुरहानपुर। ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है, इसको आप याद रख सकते हैं। MP का पहला ज़िला है बुरहानपुर, जो सबसे पहले 100% लक्ष्य प्राप्त करने वाला ज़िला है जल जीवन मिशन में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली, उत्तर प्रदेश।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में बाल विवाह में 47% की वृद्धि हुई है? अब आप सब जानते हैं कि भारत में बाल विवाह जो है वो गैरकानूनी है। भारत में विवाह योग्य आयु में लड़के की जो विवाह योग्य आयु होनी चाहिए, तो वो लड़के की जो विवाह योग्य आयु है वो होनी चाहिए आपका 21 वर्ष, ठीक है। और लड़की की जो विवाह योग्य आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए, जैसे लड़के की कितनी होनी चाहिए 21 वर्ष, और लड़की की जो होनी चाहिए 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ये विवाह योग्य आयु है। इसमें अगर इससे नीचे कोई शादी करता है तो बाल विवाह की कैटेगरी में आता है, वो भारत में कैसा है, गैरकानूनी है। लेकिन अभी भी भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे बाल विवाह चलते हैं। और सामने आपके देखो प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में 47% की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका आंसर है आपका बॉम्बे। मध्य प्रदेश में जो है अभी हाल ही में बाल विवाहों में 47% की वृद्धि दर्ज की गई है। अभी भी भारत में ग्रामीण क्षेत्र जो हैं वो अपनी पुरानी सोच से, पुरानी परंपराओं से बाहर नहीं आ पाए हैं, इसलिए इस तरह के केसेस जो है अभी भी भारत में क्या है, हो रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो अपने तैयारी करने वाले मित्रों के साथ इसको साझा कीजिए, उनको भेजिए और उन्हें जोड़िए। और आप लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कर सकते हैं इस पर, अगर आपको ये सेशन पसंद आता है। मिलते हैं कल अगले सेशन में, जब तक के लिए ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए। जय हिंद।